कोचिंग में जो है एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो है ठोस अवस्था कक्षा 12 के ठोस अवस्था का चैप्टर जो है ये मेरा वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। वहां से जाके आप लाइव टारगेट जंगीपुर ऐसा डालेंगे तो आपका खुल जाएगा। लाइव टारगेट जंगीपुर में जाकर जो है आप 3 वीडियो आप देखकर इसके बाद चौथा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा भरपूर समझ में आएगा। रेंडमली यदि कहीं से आप वीडियो देखते हैं, जैसे पहला दूसरा वीडियो देख लेते हैं, तीसरा पहला को नहीं देखते तो आपको पूरी मेरी बात नहीं समझ में आएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ या कहता हूँ कि आप जो है पहले पूरा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, ये मेरा चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो पर जब ऐसे क्रम से जब देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ाई करनी है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तो कोवैलेंट बॉन्ड या इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। इसके बारे में हमको डिटेल आज पढ़ना है। पहले तो इसके बारे में जो है हल्का बात हुआ है, लेकिन अभी हल्की बात हुई है, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, मेरा टारगेट यही है। आज आपको समझ में आना चाहिए कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में। तो देखिए ये है आपका सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसको जो है कोवैलेंट सॉलिड भी कहा जाता है। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। इसको नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग स्पष्ट तरीके से यहाँ पे क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, मैंने अगले दिन से ही बात करना, जब से पढ़ाना शुरू किया तब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो ठोस होता है ना, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। वे कण क्या हो सकते हैं, किसी भी ठोस के अंदर कण हो सकता है अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी ठोस होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसी को बुलाता अवयवी कण। तो ऐसा ठोस, ध्यान समझिएगा, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, तथा उन परमाणुओं के बीच जो बंध लगता है उसको सहसंयोजक बंध या इसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप जानिए, यदि आपको लिखना है परिभाषा कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, इन दो बातों के आधार पे आप परिभाषा लिख सकते हैं। आप यही लिखेंगे कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा उन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड या जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है जिसके मध्य कार्य करता है। तो इस प्रकार के ठोस को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। एक बार से बोलता हूं, ध्यान से बातों को समझिएगा। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण, जो कण होंगे वे क्या होंगे, परमाणु होंगे, अवयवी कण परमाणु हो तथा उन परमाणुओं के बीच कैसा बंध कार्य करता हो, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है ना। लक्षण इसका पढ़ा जाएगा। तो नंबर 1, पहले लक्षण को ध्यान से बता रहे, ध्यान सुनिए आप। त्रिविमीय संरचना। अब भाई को जो ये क्रिस्टलीय ठोस जो आपका जो है सहसंयोजक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस की जो संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है, 3D। अब त्रिविमीय कैसी होती है, कैसे होती है, इसको समझ सकते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है आप ऐसे देख रहे हैं ना, 3D आकार का, आपको स्पष्ट रूप से बेलन टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसकी जो संरचना होती है, जो सहसंयोजक ठोस की जो संरचना होती है वो 3D होती है। बेलन क्या होता है, 3D होता है। शंकु क्या होता है, वो भी 3D होता है। गोला क्या होता है भाई, तो वो भी 3D होता है। तो जो सहसंयोजक ठोस होता है उसकी संरचना जो होती है त्रिविमीय संरचना होती है, और त्रिविमीय संरचना के कारण ये होते हैं कठोर। क्योंकि देखिए त्रिविमीय संरचना होगा ना, एक दूसरे से काफी जुड़ जाएंगे और जुड़कर जो एक जो है इस तरीके से नेटवर्क बनाएंगे। देखिए एक ऊपर नेटवर्क दिख रहा, एक नीचे नेटवर्क दिख रहा।
इस प्रकार से एक नेटवर्क बनाते हैं, किसके कारण? त्रिविमीय संरचना के कारण। त्रिविमीय संरचना के कारण ये नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी हो जाते हैं क्या? तो कहेंगे ये काफी होते हैं कठोर, ये काफी कठोर होते हैं और साथ में साथ भंगुर होते हैं। इनका गलनांक भी अधिक होता है, क्योंकि ये जो है ना जुड़कर जो है एक परतीय संरचना बनाते हैं, परत ही बनती है। अब परत बनकर जो है एक 3D संरचना बन जाती है, ऐसे एक परत ऊपर और एक परत नीचे, ऐसे परतीय संरचना बन जाती है। अब परतीय संरचना बनने के कारण ये बन जाते हैं 3D आकार में, बेलन आकार में बन जाते हैं। इसकी वजह से ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, इनका गलनांक जो होते हैं वो अधिक होता है। लेकिन इसमें एक कमी होती है, क्या होता है? ये अपने गलन से पूर्व ही अपघटित हो जाते हैं। गलन से पूर्व ही अपघटित होने का मतलब जो है, जैसे मान लीजिए इसका गलनांक जो है, मान लीजिए किसी चीज का गलनांक, जैसे इसमें आप समझ सकते हैं ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और सिलिकॉन कार्बन, ये जो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के उदाहरण है। लेकिन यदि हम बात कर ले हीरा का, तो हीरा का गलनांक वही 4500 से वही 5000 के करीब होता है डिग्री सेल्सियस। 4500 से 5000 के करीब जो है हीरा का। अब हीरा को समझिए, इसका गलनांक क्या हाई लेवल का है, बहुत ज्यादा। ऐसे लोहे की बात करें तो लोहे की गलनांक तो जो है आपको 1600 भी मिल जाएगा, लेकिन क्या हीरा 1600 पे गलेगा? इसका जवाब है नहीं गलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना त्रिविम संरचना बनाता है हीरा। हीरा जो है 3D संरचना बनाता है, और त्रिविम संरचना बनाने के कारण ये बहुत हो जाता है कठोर, भंगुर, और इसका गलनांक भी अधिक होता है। लेकिन इसमें एक मतलब कमी ये होती है कि ये अपने गलन से पूर्व, मान लीजिए कि 4000 या 3500 जितना भी गलनांक है, उस उतने गलनांक पर जाने से पहले ही ये टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ये गलन से पूर्व ही क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत धारा में भाग लेता है। हम कह रहे हैं कि जब सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के अंदर जब आपका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो क्या विद्युत का सुचालक हो सकता है? तो आपका जवाब सही है, आप सही सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि जो है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो सिंपल बात है कि यह विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। ध्यान रखिए, यह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ये भी पॉइंट है आपका। एक नोट यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि कोई धातु है, जैसे कोई वायर, तार में तो आप देखेंगे अंदर जो है बार बार टाइप का जो है आपका धातु होता है, कॉपर या एल्युमिनियम। अगर तार में जो है या किसी धातु में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? यदि कोई आपसे ये पूछ लेता है तो आपका जवाब यही होता है कि किसी तार में धारा का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन किसी जलीय माध्यम में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। तो यहाँ तो जलीय माध्यम तो है नहीं, बात को समझिएगा। यहाँ तो एक सॉलिड है, ठोस है, इसमें कुल मिलाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि धातुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण संभव होता है? इसका जवाब है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन विद्युत अपघट्य का विलयन, जैसे कोई विलयन हो, लिक्विड हो, उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण संभव होता है? तो उसमें जो है वैद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण, मुक्त आयन के कारण। जो उसमें धनायन और ऋणायन होगा वही जो है वैद्युत धारा को प्रवाहित करता है। तो किसी जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसी जलीय विलयन में धारा का प्रवाह जो है किसके कारण होता है? तो मुक्त आयन के कारण होता है। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ठीक है ना? मतलब जो है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे इसका याद रखिए, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। लेकिन अभी आपने ऊपर देखा है कि क्या कि ये इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये होते हैं विद्युत के कुचालक। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। अपवाद में ध्यान रखिए, ग्रेफाइट है आपका। ग्रेफाइट क्या होता है भाई? तो पहले ग्रेफाइट की यहाँ पे संरचना देखिए, जो यहाँ पे संरचना दिख रही है ये ग्रेफाइट की संरचना है। इसमें देखेंगे कि इसमें जो है परतीय संरचना है, परत बन रही है। ग्रेफाइट के जो है यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ एक ग्रेफाइट में ऐसे जो है एक कार्बन है,
ऐसे करके एक परत की संरचना ऊपर बनती है, एक परत की संरचना नीचे बनती है। इसमें जो होता है इन बंधों की 100 संयोजी बंध होता है। 100 संयोजी बंध की लंबाई होती है 141.5 पिकोमीटर। और जो ये साइड में आप बांड देख रहे हैं ये बांड से भी जुड़े रहते हैं, ये दुर्बल बांड होता है, ठीक ना। इसको जो है आप वांडरवाल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडरवाल बंध। ये तो सहसंयोजी बंध होता है, सिंगल बांड, जहां सिंगल बांड हो वहां सहसंयोजी बंध। यहाँ पर तो सिंगल बांड है, सहसंयोजी बंध है, लेकिन यहाँ पे कौन सा बंध है? वांडरवाल बंध। इसकी लंबाई होती है 340 पिकोमीटर। तो ये जो है ना परतीय संरचना के कारण, देखिए एक परत ऊपर और एक परत नीचे, परतीय संरचना के कारण ये क्या होता है? ग्रेफाइट चिकना होता है, नर्म होता है, चिकना नर्म होता है। और परतीय संरचना के कारण चिकना होता है, नर्म होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये विद्युत का होता है सुचालक। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर आपने बताया है कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बन ये तो विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आप जानिए इस बात को कि ग्रेफाइट में हर जहां जहां आपको बिंदु दिख रहा है हर बिंदु पर कार्बन है। और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका आएगा 2,4। बाह्यतम कक्षा में 4 आएगा। ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन तो इधर बांड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन देखिए कहीं भी देखिए, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से तो क्या आपको दिखेगा? यहाँ पे देखिए एक बांड इधर है, एक बांड इधर है, पॉइंटर जहाँ पे जा रहा है देखिए एक बांड इधर है, एक बांड इधर है और एक बांड इधर है। तो 3 बांड तो बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन। एक इसके पास तो बाह्यतम कक्षा में 4 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो फालतू का बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साइड में तो बचा है। देखिए एक बांड इधर, एक बांड इधर और एक बांड इधर, इसके 3 बांड तो बन गए 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचा, इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसके अंदर? तो कहेंगे कि ग्रेफाइट के अंदर। तो ग्रेफाइट के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जो है यह होता है विद्युत का सुचालक। इस प्रकार से जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, क्या सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। मैं आशा करता हूं बच्चे कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ध्यान से आप आराम से जो है वीडियो को पुश करके आप देखा करिए और उसी से जो है आप नोट्स तैयार किया करिए। ये आपको सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में मैंने बताया। एक बार मैं शुरू से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से पूरी बात समझिए। देखिए सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, जिनमें उन अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध लगता है? जैसे देखिए ये अवयवी कण है, ये क्या है? कार्बन का परमाणु है, साइड में कार्बन का परमाणु है। इन अवयवी कणों के बीच में कौन सा बांड लगा है? सिंगल बांड लगा है, सिंगल बांड लगा है, हर जगह सिंगल बांड लगा है। सिंगल बांड का मतलब क्या हो गया? सहसंयोजी बंध हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आकर्षण बल क्या लगता है? सहसंयोजी बंध। तो ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा उन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध लगता है या सहसंयोजी बंध कार्य करता है, तो इस प्रकार के ठोस को जो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। लक्षण में इसकी त्रिविमीय संरचना होती है और त्रिविमीय संरचना के कारण, बात को याद रखिए, त्रिविमीय संरचना के कारण ये होते हैं कठोर, भंगुर, इनका गलनांक होता है अधिक, परंतु ये गलन से पूर्व क्या हो जाते हैं? अवघटित हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थिति के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनुपस्थित होता है, इसके कारण ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अब यहाँ पे नोट समझाया गया है कि धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन किसी वैद्युत घट्ट का विलयन मतलब जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो मुक्त आयन के कारण होता है। इसमें बताया गया किसके उदाहरण कौन कौन से सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के? तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि। अब जो अपवाद बताया गया कि इसके ग्रेफाइट जो है अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि ये कठोर होते हैं, परंतु यहाँ पे लिखा है कि चिकना होते हैं। चिकना क्या होते हैं? क्योंकि इसके अंदर परकीय संरचना पाई जाती है। और बगल में जो है या तो कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है, लेकिन बगल में जो है वांडरवाल बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से परकीय संरचना होती है और ये वांडरवाल बंध कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण ये आराम से जो है सरक सकता है, एक परत दूसरे के ऊपर जो है सरक सकती है। तो ये जो है चिकना होता है, चिकना होता है, नर्म होता है। किसके कारण होता है? परकीय संरचना के कारण, एक परत ऊपर एक परत नीचे। परकीय संरचना के कारण जो है ये चिकना व नर्म होता है। और इसके अंदर जो है आप किसी भी कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो हर कार्बन में 4 बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर बांड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, अर्थात ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जो है ये होता है विद्युत का सुचालक। इस प्रकार से हमने सहसंयोजक ठोस और या नेटवर्क ठोस जिसको कहते हैं
हमने बहुत अच्छे से समझाया। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही। लाइव टारगेट चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।